एपिसोड 2 की शुरुआत में वूजू को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है और एक पास्ट के सीन को याद कर रहा था जो इसके बचपन का होता है। ये अपने पेरेंट्स के साथ होता है और तीनों कहीं पर जा रहे थे। वूजू अपने पिता के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है। इसका पिता भी इसको डांटता है, लेकिन वूजू ने कह दिया था कि मेरा नहीं है, ये मेरे टीचर का है। हालांकि उनको ठीक से नहीं बताया जाता कि यह आर्ग्यूमेंट किस बारे में होती है। तभी इनका एक्सीडेंट हो जाता है। परसेंट वूजू उठता है, मेडिसिन को लेता है। यहाँ पर यह सीन भी याद करता है कि जब मैं गाड़ी में था तब हमारे पास कोई आया था। वह कोई सस्पेक्ट आदमी था। मैंने उसे हेल्प के लिए पूछा था, लेकिन उसने हमारी हेल्प नहीं की। दूसरी ओर मेरी को देखते हैं जो अपने घर पर होती है। ये वूजू के मैसेज को देख रही होती है जहाँ वूजू ने पूछा था कि यह तुम डॉक्टर के पास गई थी। मेरी वूजू कई सीन को याद करती है जहाँ पर वूजू ने इसकी हेल्प की थी। मेरी अपने आप से कहती है कि वो एक वियर्ड पर्सन तो नहीं लग रहा था, मैं इसे हेल्प के लिए पूछ सकती हूँ। वैसे भी इसको केवल एक दिन के लिए ऐसा करना होगा। बाद में इसके पास कॉल कर लेती है। वूजू इसके नंबर को देख रहा होता है जहाँ इसने वूजू के नंबर को कैक्टस के नाम से सेव किया हुआ था। अगले सीन में दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। यह वही सीन होता है जो हमने एपिसोड 1 के लास्ट में देखा था। वूजू पहले पूछता है कि क्या तुम हॉस्पिटल में गई थी, लेकिन मेरी मना करती है और कहती है कि मैं बिजी थी, मैं ऐसा नहीं कर पाई। वैसे क्या तुम शादीशुदा हो, लेकिन ये मना कर देता है। मेरी रात की सांस ही लेती है और इसको बाद में कहती है कि क्या तुम मेरे पति बनोगे। वूजू ये सुनकर शौक रह जाता है और इसे पूछता है कि तुम क्या कह रही हो। मेरी कहती है कि रियल नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ फेक हस्बैंड बनना होगा। क्या तुम कर पाओगे? तुम्हें सिर्फ हस्बैंड बनने का फेक रोल करना है। मेरी लाइफ इसी पर टिकी हुई है, तुम्हें करना ही होगा। तुम्हें मेरे साथ कहीं पर चलना होगा। यह पूछता है कहाँ पर। मेरी बताती है डिपार्टमेंट स्टोर में। वूजू कहता है कि वहाँ पर क्या करोगी, क्या वहाँ पर शॉपिंग के लिए जाओगी, लेकिन ये मना करती है। मेरी अपने आप से कहती है कि मैं इसको अवार्ड के बारे में नहीं बता सकती। वूजू कहता है मुझे कुछ तो बताओ कि मैं तुम्हारा फेक हस्बैंड क्यों बनूं और मुझे स्टोर में क्यों जाना होगा। अगर कुछ बताओगी तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। लेकिन ये कुछ नहीं कहती, सिर्फ इतना कहती है कि इस टाइम वहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हें कंपनसेशन भी दूंगी। वूजू पूछता है कितना। मेरी इशारा करती है। वूजू कहता है कि क्या 100 मिलियन, लेकिन ये मना करती है और कहती है कि बहुत ही ज़्यादा है। वूजू कहता है कि जब तुम पहले नशे में थी तब तुम मुझे इतनी पैसे मांग रही थी, क्या यह तुम्हारा बेस रेट है? लेकिन मेरी कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने उस टाइम तुम्हें कोई और समझ लिया था। वूजू सोच रहा होता है कि मुझे फेक हस्बैंड क्यों बनना होगा। यह किसी और आदमी को किस कर रही होगी, लेकिन तभी मैं वहाँ पर आ जाऊँगा और मैं इस आदमी को मारूंगा और सेटलमेंट करने के लिए इसे पैसे ले लूँगा। लेकिन मेरी बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वूजू कहता है कि यह पैसे बारे में नहीं है। यह भी हामी भरती है। वूजू कहता है कि मैं जानता था कि पैसे के बारे में ही होगा, तुम एक स्कैमर हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं स्कैमर का कभी साथ नहीं दूंगा। मेरी कहती है कि क्या तुम मेरे साथ गेम खेल रहे थे, क्या तुम शुरू से मेरे साथ नहीं जाने वाले थे। यह भी हामी भरता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा फ्रॉड वाला गेम कभी नहीं चलेगा। यह कहकर ही चला गया था। हालांकि इसको रोकने का ट्राई तो करती है, लेकिन वूजू इसकी बात ही नहीं सुनता। अगले सीन में मियोन को दिखाया जाता है जो नयोन से बात कर रही थी। साथ में इसका हस्बैंड हनको भी होता है जो कि यहाँ का डायरेक्टर है। मियोन कहती है कि आप मेरे बेटे यंगसू को मार्केटिंग टीम के हेड से क्यों हटा रही हो, आप उसे किक आउट नहीं कर सकती और उसकी जगह पर वूजू को यहाँ पर नहीं ला सकती। लेकिन नयोन कहती है कि मुझे किक आउट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उसका डिमोशन कर रही हूँ। उसे यहाँ पर काम करते हुए कितने साल हुए हैं, लेकिन हमारी सेल्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, वह तो बार बार डिक्रीज होती जा रही है, इसलिए भी ये काम वूजू करेगा। मियोन काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन नयोन इसकी एक नहीं सुनती। मियोन कहती है कि आप केवल अपने पोते की साइड ले रही हो, लेकिन नयोन कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। तुम पहले से जानती हो कि तुम्हारे बेटे को पहला चांस दिया गया था, लेकिन वो इसमें फेल हो गया। वही हम यंगसू को देखते हैं जो अपना कुछ काम कर रहा होता है, साथ में चॉकलेट खा रहा था, इंजॉय करता है। इसकी माँ इसके पास आती है, यंगसू इसे चॉकलेट खाने के लिए देता है। मियोन कहती है कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, तुम इंजॉय कैसे कर सकते हो, तुम्हारी जगह वूजू ले लेगा। लेकिन यंगसू कहता है कि माँ चिंता मत करो, मेरे पास पहले से प्लानिंग है, तुम देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। तभी यहाँ पर हनको भी आ जाता है। मियोन अपने हस्बैंड से कह रही होती है कि आपने यहाँ पर कुछ क्यों नहीं बोला, मैं यहाँ पर 30 सालों से काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता, मेरी यहाँ पर कोई औकात नहीं है। हनको कहता है कि बिजनेस है जो कि हम करते हैं। नयन जो भी बातें कह रही थी वो सब सच है, चलो मैं तुम्हें उसी बढ़िया रेस्टोरेंट में ले चलता हूँ जहाँ पर हम पहले गए थे। यह सुनकर ही हैप्पी हो जाती है। रात को जिनक्यूंग को देखते हैं जो रेस्ट करने के लिए आती है, लेकिन तभी इसके पास वूजू कॉल करता है। कॉल को देखकर इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और इसी चक्कर में इसके सिर में चोट लग जाती है। वूजू से मिलने की बात कर रहा होता है। अगले सीन में दोनों मिलते हैं। जिनक्यूंग कह रही होती है कि क्या तुम कल से काम शुरू करोगे, यह भी हामी भरता है।
जिन क्योंग बताती है कि तुम्हारी दादी तुमसे मिलने के लिए ना आ सकी क्योंकि वो प्लेन में नहीं चढ़ सकती। अब फाइनली तुम उसे मिलने वाले हो। मैं भी तुम्हारी दादी का हर टाइम ख्याल नहीं रख सकती हूँ, वैसे भी मैं उसकी पोती नहीं हूँ। वूजू इसको देखता है और कह रहा होता है कि क्या तुम्हें युंगसू पसंद है, लेकिन ये मना करती है। वैसे उस कैक्टस लेडी का क्या हुआ, क्या वो ठीक है? पहले वूजू हामी भरता है, लेकिन बाद में कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि उसके बट में चोट नहीं लगी, उसके सिर में चोट लग गई थी। उसका दिमाग खराब हो गया है। उसने मुझे अपना हस्बैंड बनने के लिए कहा था। यह पूछती है कि क्या वो तुम्हें लाइक करती है, लेकिन वूजू मना करता है और कह रहा था कि उसने मुझे एक दिन के लिए हस्बैंड बनने के लिए कहा था। पता नहीं वो क्या चाहती है, लेकिन मैंने मना कर दिया। तभी एक लड़की दौड़कर पास से जा रही होती है। इसकी माँ इसका पीछा करती है, लेकिन तभी लड़की नीचे गिर जाती है। वूजू देखता है कि इसके पास एक छोटा खिलौना होता है, फिर अपने पास्ट के सीन को याद करता है जहाँ पर ये पुलिस स्टेशन में होता है। एक लड़की इसके पास आती है और एक खिलौने को देती है। वूजू इस लड़की के पास आता है, इसको शांत करता है और न रोने के लिए कह रहा था, बाद में इसको भेज देता है। वूजू अब जिन क्योंग से बात करता है, पूछ रहा था कि क्या टेडी बियर हर बच्चे के पास होते हैं। जिन क्योंग कहती है कि तुम क्यों पूछ रहे हो, बाद में सोचकर कहती है कि तुम ये टेडी बियर अपने साथ अमेरिका ले गए थे, अब मुझे याद आ गया है। तुमने बताया था कि एक लड़की ने तुम्हें दिया था, मैं तुम्हें टीच किया करती थी कि वह तुम्हारी पहली कर्स है, लेकिन वूजू कहता है कि वह मेरी कोई कर्स नहीं थी। जिन क्यों कहती है कि वो कहाँ पर है, लेकिन वूजू कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता है, शायद वह कहीं पर अपना अच्छा जीवन बिता रही होगी। वो ये मेरी को देखते हैं जो अपने घर पर होती है। इसको घर से निकाला जा रहा था क्योंकि यहाँ पर रिनोवेशन होने वाला है। हालांकि जाने से मना करती है, लेकिन इसको बाहर निकाल दिया जाता है। बाद में प्लेग्राउंड में आती है और यहाँ पर झूल रही थी। इसकी माँ इसके पास कॉल करती है, पूछती है कि तुम शादी कब करने वाली हो, तुमने पहले बताया था कि शादी को पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन अब शादी कब होगी? तुम्हारी बहन सॉरी इस बारे में पूछ रही थी, वो प्लेन की टिकट बुक करना चाहती है। मेरी कहती है कि वूजू आजकल बिजी है, मैं उससे बात करके बता दूंगी। वैसे सॉरी कैसी है? योंगसू कहती है कि अमेरिका में उसका रेस्टोरेंट बढ़िया चल रहा है, उसकी इंग्लिश भी अच्छी हो गई है। अगर तुम हमें वेडिंग की डेट बता देती तो हम भी तैयारी कर लेते, लेकिन वूजू कहती है कि मैं भी नहीं बता सकती, मुझे खुद नहीं पता है। वैसे मुझे आपको कुछ बताना है। योंगसू कहती है कि वो क्या है, लेकिन मेरी कहती है कि मैं इसे फ़ोन पर नहीं बता सकती। योंगसू कहती है कि क्या तुम दोनों की फाइट हुई है? ये सब तो होता रहता है, लेकिन तुम केवल उसकी बात मानना, वह जो कुछ भी चाहता है उसको दे देना। कई बार हारना ही जीतना होता है। हालांकि मेरी बताना चाहती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, लेकिन ये नहीं बता पाती। अगले सीन में वूजू को देखते हैं जो कि अब कंपनी में आ जाता है। पहले अपने अंकल हनकू से मिलता है। हनकू पूछ रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर पहली बार आए हो, लेकिन वूजू मना करता है और कह रहा होता है कि बचपन में जब यहाँ पर काम चल रहा था तब मैं यहाँ पर एक बार आया था, आपने मुझे उस टाइम अच्छे से पाला था। हनकू कहता है कि याद रखने के लिए थैंक यू, चलो मैं तो एम्प्लॉय से मिला देता हूँ। बाद में इसको बाहर ले आता है और सभी एम्प्लॉय से इसका इंट्रोडक्शन करता है। अगले सीन में अपने बेटे से बात करता है जो लिफ्ट में होता है। इसे पूछ रहा था कि आज मीटिंग होने वाली है, क्या तुम तैयार हो? यह भी हामी भरता है। अगले सीन में सभी मीटिंग में होते हैं। पहले एक इन्फ्लुएंसर के बारे में बताया जाता है कि इसके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं और इसने हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट किया है। बाद में डिज़ाइन पैकेजिंग के बारे में बात करने लगते हैं और योंगसू बीच में बोल पड़ता है और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में बात करने लगता है। लड़की कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन योंगसू 6 महीने पहले के सीन को याद करता है जहाँ पर ऐसा कुछ हो गया था। योंगसू कहता है कि इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड की होती है, यानी कि वूजू की होती है। वूजू कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं इस पर गौर करूँगा। इसकी दादी से कह रही होती है कि तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है, कुछ भी गलती मत कर देना, ध्यान से काम करना। बाद में देखते हैं कि डिज़ाइन पैकेजिंग वाली कंपनी कौन सी होती है। ये मेरी वाली होती है जो कि फ़ोन पर इनसे बात कर रहे थे और ओरिजिनल प्राइस से 10 गुना पैसा मांगते हैं। लड़की कहती है कि हम सोच कर बताएंगे। सोंग ही मेरी से पूछ रही होती है कि आप इतना पैसा क्यों मांग रहे हो? मेरी 2 घंटे पहले की सीन को याद करती है कि क्या हुआ था। इसके पास योंगसू कॉल करता है, लेकिन अलग वॉइस में, और बता रहा था कि इस कंपनी के बेकरी वाले तुमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, लेकिन तुम्हें ओरिजिनल प्राइस का 10 गुना ज़्यादा पैसा मांगना है। सोंगी कहती है कि वो फेक भी हो सकता है, हम ऐसे किसी स्ट्रेंजर पर बिलीव नहीं कर सकते। मेरी कहती है कि मैं इसीलिए इसकी जांच करना चाहती हूँ और 10 गुना पैसा मांग रही हूँ। वूजू को भी इस डिज़ाइन पैकेजिंग कंपनी के बारे में बताया जाता है कि वो कितना पैसा मांग रहे हैं। वूजू कहता है कि ठीक है, मैं उनसे बात करूँगा, उनके CEO से मेरी मीटिंग फिक्स कर दो। अगले सीन में संग ह्यून को देखते हैं जो अपने प्राइज वाली वीडियो को बार बार देख रहा था और अपने सेक्रेटरी लीसन पर चिल्लाता है। लीसन कह रहा होता है कि मैं प्राइस को विड्रॉ करने का कोई रास्ता ढूंढ लूँगा। संग ह्यून कहता है कि कैसा पॉसिबल है, अब मेरे पास आओ,
जैसे ही लीसन इसके पास आता है ये इसको लात मारता है और कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता। बाद में जूते फेंकता है और कह रहा होता है कि इनको साफ करो। लीसन फिर ऐसे ही करता है, अपने ऑफिस में आता है, मिस्टर कवोन के पास कॉल करता है, कह रहा था कुछ भी हो जाए मेरी के पास कॉल कर देना और कहना कि अवार्ड सेरेमनी में तुम्हें अपने हस्बैंड को लेकर आना ही होगा, नहीं तो तुम्हें प्राइज़ नहीं मिलेगा। लीसन साथ में 3 महीने पहले के सीन को याद करता है कि क्या हुआ था। संग ह्यून के पास मेयर का मैसेज आया था, वह अपने भतीजे के लिए टाउन हाउस चाहता है। संग ह्यून को पता नहीं होता कि मैं क्या करूँगा, अगर मैं सभी के सामने ऐसा करता हूँ तो मेरे पिता को इस बारे में पता चल जाएगा। तभी लीसन ने बताया था कि आप एक वेडिंग फेस्टिवल कर सकते हो और इसी के बहाने उसे टाउन हाउस दे देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने जानबूझकर ऐसा किया है। मेरी और सोंग ही भी वुजुई कंपनी का रिप्लाई कर रहे थे कि कोई फ़ोन आ जाए, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, कोई फ़ोन नहीं आता। मेरी के पास मिस्टर कोन मैसेज कर देता है, कह रहा था कि आपको अपने हस्बैंड को यहाँ पर लाना ही होगा, नहीं तो आपको प्राइज़ नहीं मिलेगा। सोंगी पूछती है कि मैसेज क्या है, लेकिन मेरी ने कह दिया था कि कंपनी की ओर से नहीं है। मेरी सोंगी से पूछती है कि तुम्हारा भाई क्या करता है, मुझे कैसान चाहिए था, लेकिन सोंगी कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने उसे 2 महीने से नहीं देखा है। मेरी अपने आप से कहती है कि अगर मैं इसके भाई को वहाँ पर लेकर आ गई लेकिन साथ में वुजू भी आ गया तो क्या होगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी। सोंगी पूछती है कि वैसा क्या है, लेकिन मेरी कहती है कुछ नहीं है, मैं भी कहीं पर जा रही हूँ, अगर कंपनी की ओर से कोई मैसेज आता है तो मुझे बता देना। अगले सीन में मेरी के बीएफ वाले वुजू की फैमिली से मिलते हैं। इसकी बड़ी बहन होती है जिसका नाम जिनहुआ होता है, साथ में इनकी माँ भी होती है और इसका नाम युनसुक होता है। जिनहुआ कहती है कि वुजू कहाँ पर गया, उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है। युनसुक कहती है कि वह हांगकांग चला गया है, उसने अपना फ़ोन बंद कर लिया है। अभी इस बारे में बात करने लगते हैं कि उसका और मेरी का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन जिनहुआ कहती है कि मुझे तो मेरी पसंद थी, उसकी माँ खाना भिजवा करती थी जो कि सबसे बेस्ट था। युनसुक कहती है कि मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन तुम नहीं जानती होगी वुजू की जो नई जीएफ है वह बहुत ही अमीर है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तभी इनके पास वुजू फ़ोन करता है, बता रहा था कि मेरी ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था, वह रेंटल हाउस के बारे में बात कर रही थी। युनसुक चिल्लाती है और कहती है कि वह पैसे मांग रही थी, लेकिन ये मना कर देता है। युनसुक कहती है कि उसका फ़ोन मत उठाना, लेकिन इसने बता दिया था कि मैंने उसका नंबर पहले ही ब्लॉक कर दिया है। तभी बाहर की डोर को नॉक कर रहा होता है। जिनहुआ आकर देखती है और ये मेरी होती है। बाद में सभी अंदर होते हैं, बात कर रहे थे। मेरी कह रही होती है कि मैं वुजू से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, वह कहाँ पर है, मुझे उसे ज़रूरी काम था। लेकिन इसकी माँ कहती है तुम मुझे कांटेक्ट क्यों करोगी, अच्छा हुआ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम मुझे डिजर्व भी नहीं करती हो। मेरे बेटे के पास ये भी डिग्री है, लेकिन तुमने तो कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया था। ये इसे कई बातें सुनाते हैं। युनसु कहती है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम किराए के पैसे मांगने के लिए आई हो। लेकिन मेरी कहती है कि मैं पैसे मांगने के लिए नहीं आई हूँ, मैं किसी और काम के लिए आई थी, लेकिन अब लगता है कि वो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात तो पता चल गई कि तुम्हारे बेटे के पास इतना दुस्साहस कैसे आया, ये तुम्हारी ओर से है। इसकी माँ गुस्से में आ जाती है, इस पर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन ये इसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने क्या किया था, उसने एक टीचर के साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया था। मैं इस बात को लेकर पोस्टर लगा सकती हूँ, इसलिए अगली बार मुझे परेशान मत करना। ये कहकर चली जाती है। बाहर आकर अपने आप को संभालती है और कहती है कि अब ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया। इसके पास सोंगी कॉल करती है और कहती है कि उस कंपनी ने हमसे कॉन्टैक्ट किया था, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अगले सीन में वुजू को देखते हैं। इसको बताया जाता है कि डिज़ाइन कंपनी की सीईओ यहाँ पर आ गई है। बाद में वुजू से मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन सामने योंगसू होता है जो कि इससे बात करने लगता है। पूछ रहा था तुम कहाँ पर जा रहे हो। वुजू ने बता दिया था कि मैं डिज़ाइन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने के लिए जा रहा हूँ। योंगसू कहता है कि ठीक है, अगर तुम साइन करवा लेते हो तो मैं तुम्हारे टैलेंट को पहचान पाऊंगा, नहीं तो तुम्हें इस्तीफा देना होगा। वुजू कहता है ठीक है, कुछ भी हो जाए मैं साइन करवा लूँगा। बाद में चला गया था। वही मेरी को देखते हैं जो रेस्ट रूम में होती है, बाद में बाहर आती है, लेकिन यहाँ वुजू को देखती है। ये छिप जाती है और कहती है कि यहाँ पर क्या कर रहा है। बाद में फिर से देखती है, लेकिन वुजू नहीं होता। मेरी को लगता है कि शायद मैंने इसको ऐसे देख लिया होगा, लेकिन जब अगले सीन में से बात करती है तो इसे पता चलता है कि मेरी मीटिंग इसी के साथ होने वाली थी। मेरी को ऐसे बिहेव करना पड़ता है कि मैं इसे पहली बार मिल रही हूँ, क्योंकि वुजू के साथ में एम्प्लॉय होती है। वुजू ने बता दिया था कि मैं क्या चाहिए, आप इतने पैसे नहीं मांग सकती हो। मेरी कहती है कि ठीक है, मैं आपकी बात को मानती हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन भी है। बाद में लड़की को भेज देते हैं। अब मेरी कहती है कि मेरे हस्बैंड बन जाओ। वुजू कहता है कि तुम अभी उस बात पर अटकी हुई हो, अगर मैं तुम्हारी पुलिस को रिपोर्ट कर देता हूँ तो तुम्हें अरेस्ट भी कर सकते हैं, तुम एक स्कैमर हो। वुजू कहती है तुम्हें भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरी हेल्प चाहिए, इस पर मुझे साइन करने होंगे और मुझे भी हेल्प चाहिए, हम दोनों सेम पेज पर हैं, इसलिए चलो डील कर लेते हैं, तुम मेरे हस्बैंड बन जाओ।
और मैं इस पर साइन कर दूंगी। लेकिन वूजू कह रहा होता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी कह रही होती है कि अगर ये तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो तुम्हें लाखों करोड़ों का नुकसान होगा। बाद में सीन को याद भी करती है कि जब मैं पहले रेस्ट रूम में थी तब मैंने एक वुमन की बात सुन ली थी जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में होती है। वूजू कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक स्कैमर का साथ देने की बजाय पैसों का नुकसान उठाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी इसके पास यूंगसू मैसेज करता है और कह रहा होता है कि ये तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिए हैं। ये उस सीन को भी याद करता है जहाँ पर इसकी दादी ने कहा था कि ये तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है, तुम्हें इसको अच्छे से करना होगा। मेरी फिर दिखाने लगती है कि तुमने कार से टक्कर मार दी थी और मुझे यहाँ पर ये सब हो गया। लेकिन वूजू कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी बाद में कॉन्ट्रैक्ट को लेती है, साइन कर देती है। वूजू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसको इसकी बात माननी पड़ती है। अगले सीन में दोनों डिपार्टमेंट स्टोर के पास आ गए थे। मेरी कहती है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास पहले ही सेंड कर दिए थे। वूजू कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ खड़ा होकर देखता रहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। हालांकि मेरी ने इसको मीटिंग में बता दिया था कि मैं सब क्यों कर रही हूँ। मैं एक रेंटल हाउस में रहा करती थी लेकिन मेरे साथ फ्रॉड हो गया। लेकिन मुझे एक 5 मिलियन वॉन का टाउन हाउस मिला है जो कि मेरा अवार्ड है और उसी को लेने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वैसे भी मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बाद में दोनों एलिवेटर में होते हैं, अंदर आ रहे थे। ये इसको रिंग देती है पहनने के लिए, कहती है साथ में चश्मे भी देती है क्योंकि जो फोटो मैंने वूजू की भेजी है उसने फोटो में चश्मा लगा हुआ है। वूजू को बाद में से करना पड़ता है। वूजू साथ में कहता है कि अगर तुम्हारे हस्बैंड को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन मेरी कहती चिंता मत कर, कुछ नहीं होने वाला। वह मेरे पास कॉल नहीं करेगा और नहीं मेरी कॉल को उठाएगा। दूसरी ओर ली सन को देखते हैं जो संग ह्यून से बात करता है। बता रहा था कि मेरी और उसका हस्बैंड यहाँ पर आने वाले हैं, उसी के लिए आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वही मिस्टर कवोन को देखते हैं जो कि इन दोनों से बात कर रहा था। मेरी बताती है कि मेरा हस्बैंड अभी भी कोरिया आया था और मैं इसको लेकर सीधे आपके पास आ गई। वूजू कहता मुझे थकान भी हो गई है। कवोन कहता कि इसीलिए तुम अलग दिख रहे हो, फोटो में तुम ऐसे नहीं हो। वैसे मैं आप दोनों की रियल आईडी देखना चाहता हूँ। मेरी अपनी आईडी दिखा देती है लेकिन वूजू कह रहा होता है कि मेरे पास आईडी नहीं है, वो मेरी गाड़ी में रह गई है। मिस्टर कवोन शादी को लेकर इसे कई सवाल करता है लेकिन वूजू सारे सवाल के आंसर बता देता है। मेरी इसको देखकर कह रही होती है कि इसने सब कब याद किया था, क्या यह कोई जीनियस है। तभी वूजू को पता चलता है कि हमारे बारे में एक आर्टिकल पब्लिश होगा। ये कवोन से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। कवोन कहता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। बाद में सोचकर कुछ बोलने वाला था, ये दोनों डर जाते हैं। लेकिन कवोन ने कह दिया था कि कैसा लेनदार की वजह से है क्योंकि वो तुम्हें पहचान सकते हैं और पैसा लेने के लिए तुम्हारे पास आ सकते हैं। ये दोनों भी कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है। कवोन कहता है फिर भी मैं ऐसा करूँगा। वूजू कहता है ठीक है लेकिन हमारे फेक नाम का यूज़ करो। कवोन ने कह दिया था ठीक है, हम इस बारे में सोचेंगे। तभी वूजू ऐसे प्रेटेंड कर रहा होता है कि मानो मेरे पास एक कॉल आ गई है। ये फ़ोन पर बात करता है, कह रहा होता है कि क्या मुझे बीमारी हो गई है, लेकिन अब क्या होगा, मैं जल्दी टेस्ट कराने के लिए आपके पास आ रहा हूँ। कवोन इसे पूछ रहा था क्या हुआ। वूजू ने बता दिया था कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब मेरे साइड वाले आदमी को शायद कोई बीमारी थी और वो मुझे लग गई है। कवोन इस बारे में लिसन को बता रहा होता है। लिसन कहता है कि हम इस वजह से अवार्ड सेरेमनी कैंसिल नहीं कर सकते, तुम उसको मास्क दे देना। अगले सीन में दोनों स्टेज पर आते हैं और संग यून के साथ फोटो खिंचवाते हैं। हालांकि इन दोनों ने मास्क पहले ही लगा लिए थे। अगले सीन में लीसन मेरी से बात कर रहा होता है, गिफ्ट को देता है जो कि टाउन हाउस की चाबी होती है। मेरी इसको देखकर हैप्पी हो जाती है। ये पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है, हम टाउन हाउस में जा रहे हैं। लेकिन मेरी कहती है कि हॉस्पिटल चला गया है, उसे कुछ टेस्ट करने थे। हालांकि मेरी ऐसी नहीं याद करती है कि जब मैं पहले यहाँ पर अकेली बैठी हुई थी वूजू ने मेरे पास मैसेज किया और कह दिया था कि मैं जा रहा हूँ। मेरी भी इसको थैंक यू करती है। लेकिन अभी जैसे ही दोनों बाहर आते हैं सामने वूजू को देख लेते हैं। लिसन इसे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम गए नहीं हो। वूजू कहता है कि मैं जाने वाला था ही। लिसन कहता है तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम्हारा हॉस्पिटल कहाँ पर है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वूजू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इसे कहता है कि उनका मेरे पास कॉल आया था, मेरे टेस्ट नेगेटिव आए हैं। लिसन पहले चुप हो जाता है, बाद में कहता है कि अच्छी बात है, चलो तुम भी हमारे साथ चलो, मैं तुम दोनों को टाउन हाउस दिखा दूंगा। वूजू को बाद में ऐसे करना पड़ता है। बाद में टाउन हाउस की जगह पर आ जाते हैं और आसपास देखते हैं। हालांकि हम यह देखते हैं किसी जगह पर योंगसू और साथ में इसकी माँ आए हुए थे। मियोन कहती है कि वूजू तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, आजकल जो सस्पेक्ट दिख रहा है उसको देखते रहना। लिसन इन दोनों को टाउन हाउस में ले आता है। मेरी घर को चारों ओर देखती है और बहुत ही हैप्पी होती है। लिसन पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर कब ट्रांसफ़र करोगे, लेकिन मेरी कहती है कि हम इसको बेचना चाहते हैं, यह हमारे ऑफिस से बहुत दूर है। लिसन कहता है ठीक है तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं, तुम्हें 3 महीने के बाद ऐसा करना होगा। क्या तुमने रूल्स को नहीं देखा था? बाद में मेरी रूल को देखती है और यहाँ पर लिखा हुआ था कि 3 महीने के बाद ही
आप घर को बेच सकते हो। लीसन साथ में कहता है कि हस्बैंड वाइफ को ऑब्जर्व करने के लिए किसी को रखा भी जाता है, लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा नहीं है क्योंकि पास में मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैं तुम दोनों से मिलने के लिए हर रोज आऊँगा। अब तुम 20 मिनट में नीचे आ जाना, हम हैंग आउट के लिए चलेंगे। मैं तुम्हें यहाँ पर कई जगहों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। यह कहकर ही चला गया था। अब वूजू मेरी से पूछ रहा होता है कि ये सब क्या, तुमने इसे क्यों कहा कि ठीक है हम 3 महीने के लिए यहाँ पर रहेंगे। मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, वैसे भी वह हमको देखने के लिए हर रोज आएगा। लेकिन मेरी कहती है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन वूजू कहता है कि मैं नहीं मानता, अभी सब मुझे और नहीं होगा, मेरी अपनी खुद की लाइफ है। मेरी कहती है कि अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ, कैसे बाहर निकलने का कोई रास्ता है। लेकिन वूजू कहता है कि मुझे नहीं पता। ये अपनी रिंग को रखता है और चला गया था। हालांकि बाहर आने के बाद इसके बाद फिर से कॉल करता है, कह रहा था मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम पर पहले चिल्ला था। तभी गाड़ी इसको हॉर्न देती है, साइड में होने के लिए कह रही थी। लेकिन वूजू देखता है कि ये तो मेरी फैमिली वाले हैं। युंगसू इसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वूजू ने कह दिया था कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए आया था। मेरी फ़ोन में कहती है तुम कहाँ पर गए, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। ये घर से बाहर आती है। युंगसू पूछता है कि दोस्त कौन है, लेकिन वूजू कहता है कि कोई है, तुम उसे नहीं जानते। बाद में वूजू जाने लगता है, लेकिन सामने से लिसन आ गया था। लिसन इसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम तैयार हो। ये भी हाँ भरता है। जैसे ही जाने वाले थे, लिसन कहता है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है। मियोन सुन लेती है और कहती है कि वाइफ वह कौन है। वूजू देखता है कि मेरी भी यहाँ पर आ गई है। मेरी भी इन सबको देखती है और एपिसोड खत्म हो गया था। अब मिलेंगे एपिसोड 3 में, जो कि सैटरडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।